मित्रों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा से एक अच्छी खबर आई है। हर्ष श्रीवास्तव ने इसरो में बतौर वैज्ञानिक ज्वाइन किया है। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हर्ष जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा सर मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। जी जी। कक्षा 5 तक। फिर सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने 6 से 8 तक पढ़ाई की। जी जी। उसके बाद ओबरा इंटर कॉलेज में आ गया था। 9 से 12 तक वहाँ पे पढ़ाई की है मैंने। जी जी जी। और हम दर्शकों को बता दें कि एक समय था जब ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज का पूरे उत्तर प्रदेश में एक नाम हुआ करता था और लगभग प्रतिवर्ष बच्चे वहां से मेरिट में आया करते थे। इसी ओबरा इंटर कॉलेज से बेटा हर्ष श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई की है। हर्ष जी, आपका रुझान विज्ञान की ओर क्यों गया? जैसे मानविकी वर्ग भी है और वाणिज्यिक वर्ग भी है, लेकिन आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई इंटरमीडिएट में, विज्ञान की तरफ क्यों झुकाव गया आपका? हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग से ही मैथ फिजिक्स में इन सब में मन लगा था। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में ही था। जी जी। तो फिर साइंस वाली लाइन ही चूज की थी उसके बाद मैंने। जी 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 जी। और ये रही शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट तक की। इंटरमीडिएट के आगे का आपका अध्ययन कैसे, कहाँ हुआ और एग्जाम मिलने तक की एक संक्षिप्त यात्रा हमको बताएं। आपने बीटेक किया होगा, एमटेक किया होगा, ये सारी जो यात्राएं आपने पूरी की, कब कब कहाँ से शिक्षा दीक्षा आपने ग्रहण की, बताएं विस्तार। सर क्लास 12 के बाद जो है IIT JEE की मतलब बहुत बड़ा एग्जाम होता है अपनी फील्ड में। जी जी। तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कोटा चला गया था। जी जी। लेकिन फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब IIT JEE का मैंने एग्जाम दिया जी जी, तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी AIEEE में भी नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर जी जी, बहुत नॉर्मल सी रैंक आई थी UPC में, तो मैंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज लखनऊ में एडमिशन ले लिया था। जी जी जी। लेकिन वो अंदर से कसक रह गई थी कि हाँ कि एक बार IIT मेरे को देखना था कि कैसा होता है जी, और क्या कमी अपने में रह गई कि नहीं कर पाए। जी जी। तो बीटेक से पहले ही मन बना लिया था कि नहीं, एक बार एमटेक जरूर करेंगे और फिर वो भी IIT से ही होना चाहिए। जी जी। फिर बीटेक पास आउट होने के तुरंत बाद फिर गेट की तैयारी में लग गए। जी। और फिर जब रैंक सही आई उसके बाद मैंने IISM धनबाद में एडमिशन लिया एमटेक पावर सिस्टम में। जी जी। फिर जब IISM में आ गए तो फिर वहाँ से अब वो तो ठीक हो गया कि मेरे को IIT देखना था, वो देख लिया उसके बाद। जी अब ये था कि अब एक जॉब अच्छी चाहिए। जी जी। और मतलब मेरे शुरू से ही था कि जो भी जॉब रहे मेरी, ऐसा नहीं था कि हाँ वैज्ञानिक ही बनना है, लेकिन ये जरूर था कि जो गवर्नमेंट का एक लेवल है, लेवल 10 में सारी ऑफिसर्स रैंक आती है, उस रैंक की मेरे को कोई भी एक जॉब लेनी थी। जी जी। और उसके बाद ही फिर मैं मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ तो उस टाइम प्लेसमेंट में तो नहीं हुआ। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय में एक जॉब निकली थी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया था TGT में। जी जी। लेकिन वो जो रैंक मेरे को चाहिए थी वो उस टाइम में नहीं मिली थी। पोस्टिंग मेरी यहाँ तमिलनाडु में हो गई थी। जी जी जी। वहाँ पे 6-7 महीना वर्क किया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। जी जी। तो फिर ये हुआ कि जॉब छोड़ के तैयारी की जाए फिर से और सिलेक्शन का मूड बनाया जाए। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सही है। उस टाइम बहुत रिस्क लग रहा था कि हाँ, सब लोग बोलते हैं कि मतलब जॉब उस टाइम कैसी थी, लोगों को मिलती नहीं है, और सब ये बोला कि मतलब एक गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारे हाथ में, उसी के साथ रह के तैयारी कर लो। जी जी। जॉब किसी को सबको नहीं मिलती है। कुछ दिन तक मैंने सोचा कि इसी के साथ तैयारी की जाए, लेकिन जब मेरे से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने मूड बना लिया नहीं, नौकरी छोड़ते ही हैं। जी जी। उसके बाद और लोकेशन भी काफ़ी दूर थी। जी जी। घर पे हमारी माता जी अकेले रहती थी। जी। ये सारी समस्याएं भी थी, तो वो जॉब भी नहीं छूट रही थी। तो अंत में मैंने वो जॉब रिस्क लिया कि ये जॉब छोड़ते हैं, इससे अच्छा ही कुछ कर लेंगे। ये अंदर ये विश्वास जरूर था कि इससे अच्छा ही कुछ करेंगे। जी जी। आप हमको ये बताएं कि जीवन में ऐसा कोई आपका अवसर आया हो जब आपके हाथ निराशा लगी हो, जिसके बाद फिर आप... लगी सर। हाँ, बहुत बड़ी निराशा लगी। ये पिछले साल की बात है जी। 2021 में मैंने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था। जी जी। तो उसका रिटर्न हुआ। रिटर्न के होने के बाद इंटरव्यू हुआ। जी। इंटरव्यू के बाद दिसंबर लास्ट 2021 दिसंबर लास्ट में उसका रिजल्ट आया। जी जी। उस लिस्ट में मेरा नाम था। जी जी। उसमें जनरल की 6 सीट थी और उसमें मेरा नाम आया था। जी जी। और बहुत खुशी हो गई कि हाँ, मेरी जो मतलब जो लेवल 10 की एक जॉब चाहिए थी वो सब कुछ मिल गया। बस ज्वाइनिंग लेटर आना बचा था। तब पूरे खानदान के हर जगह बात फैल गई कि हाँ, लड़का सेलेक्ट हो गया। जी जी। और 7 दिन के अंदर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने उसके बाद वो लिस्ट में संशोधन कर दिया। जी। और उन्होंने बोला कि ये लिस्ट
गलत है। जी अब जी हम नया रिजल्ट जारी कर रहे हैं और नया रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जी 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 तो ये एक बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि फिर अब मतलब एक होता है ना कि समाज में पूरी एक बात आ गई और जी उसके जी बाद फिर पता चला कि कुछ नहीं है। जी 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 तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। और उस टाइम मैं 2019 से एमटेक पास आउट हो गया था, जी जी 2022 आ गया था लगभग। जी जी उतने टाइम तक बेरोजगारी ही चल रही थी। फिर लगा था कि तब ये लगा कि यार छोड़ो, कुछ नहीं हो पाएगा, जी जी तो ये जॉब आपका सपना छोड़ दो, कुछ भी काम कर लेते हैं, उसी में लेके काम शुरू कर देते हैं। उस टाइम बहुत निराशा हुई थी। जी जी न्यू ईयर का ही टाइम चल रहा था पिछले साल का। जी 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 लेकिन उस टाइम फिर मतलब जो मेरे साथ के मतलब परिवार और माता जी सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और मेरे एक प्रशांत भैया हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के, जी जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो है उसके टीचर हैं, वो जी सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। जी जी उन्होंने बहुत बोला कि नहीं, इतना स्ट्रगल की हो तो थोड़ा और ट्राई कर लो, जी जी एक अटेम्प्ट और लो अपना, जी हो सकता है कि कुछ और अच्छा हो जाए। जी जी और इसके पहले भी मैंने इसरो के 1-2 रिटन एग्जाम दिए थे, उसमें भी मेरे को फेल्योर लगातार मिल रहा था। जी जी 2 बार इसरो का रिटन दिया था, दोनों बार रिटन ही नहीं क्लियर हुआ था मेरा। जी जी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे जिसके रिटन ही नहीं निकल रहे थे मेरे। जी तो जी बहुत निराशा हुई थी उस टाइम। लेकिन अच्छा ये फिर जब 2022 जब शुरू हुआ, जी जी उसके बाद फिर यही इसरो का मेरा ये रिटन एग्जाम 4 जून को लखनऊ में हुआ था। जी जी और इसका फिर रिटन निकला और ये नवंबर में फिर इंटरव्यू हुआ। जी जी और जब मतलब पहली बार रिटर्न निकला, जब रिटर्न निकला तो इंटरव्यू भी मैंने उसके बाद जैसे कंडक्ट हुआ मैंने क्लियर कर लिया और यहाँ सेलेक्ट हो गया। जी 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 इसके साथ साथ मेरा यूपीपीसीएल में भी वैकेंसी आई फिर उसी टाइम में, जी और उसका भी रिटर्न निकला, इंटरव्यू हुआ, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी तो जी इस टाइम मतलब 3-3 जॉब एक साथ फिर मेरी निकली। तो लेकिन मैं फिर इधर इसरो में आके ज्वाइन कर लिया, हमें लगता यूपीपीएससी है लेक्चरर जी पॉलिटेक्निक जी और यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर जी और जी इसरो में साइंटिस्ट, ये तीनों जॉब मेरी एक साथ निकली है। जी जी हाँ। हमें लगता है हर चीज के आपके जीवन में जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे होती है जिंदगी आपकी, फिर आप छलांग हाँ लगाते हैं। ये जैसे कुछ बात कह हाँ सकते हैं। हाँ। हाँ कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है कि लगातार आगे बढ़ते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि यही मेंस एडवांस आपका क्लियर नहीं हुआ जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको आईआईटी का नहीं मिल सका, लेकिन आपके मन में कसक थी। फिर अर्थात एक कदम आप पीछे हुए लेकिन फिर आपने गेट क्वालिफाई किया, फिर आपने छलांग लगाई और उसके बाद फिर आप जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड में बतौर इंजीनियर आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बावजूद फिर कुछ ही दिन बाद चेंजिंग आई और आज फिर इसरो में आप वैज्ञानिक के पद पर आपने ज्वाइन कर लिया। तो जैसे क्या होता है कि हर्ष के जीवन में कभी कभी हर्ष आसानी से नहीं प्राप्त हो रहा। हर्ष को मिलने में थोड़ा सा अच्छा कुछ आनंद भी आता है। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो मुझे लगता है कि उतना उसका आनंद नहीं आता जितना इस समय आपने इसका आनंद महसूस किया होगा। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब उत्तराखंड में नहीं हुआ उसके बाद फिर लगातार फ्रस्ट्रेशन मेरा बढ़ता जा रहा था। जी और स्वाभाविक। क्योंकि रिटर्न एग्जाम हो रहे थे और यूपीपीसीएल का भी मतलब रिटर्न का रिजल्ट आ गया था, जी जी इसरो का रिटर्न का रिजल्ट आ गया था, लेकिन फिर इंटरव्यू हुआ जी और जी रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहे थे और जी मुझे परेशानी हो रही थी क्या हो रहा था। और मेरे को इतनी निगेटिविटी धीरे धीरे आने लगी जी जी कि लगा कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी हालांकि इसमें मेरे को बहुत सबसे ज़्यादा हेल्प की श्री रविशंकर जी की जो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, जी जी वो मैं रेगुलर करता रहा तो उससे स्ट्रेस बहुत कम हुआ मेरा जी जी और पढ़ाई भी फोकस कर पाया। जी लेकिन जी फिर भी स्ट्रेस इतना ज़्यादा था और एकदम लास्ट में हार मान लिया था। तो मैं लास्ट में मथुरा चला गया था कि अच्छा यार कुछ हो नहीं पाएगा, इधर जाके रहो। जी जी और जी मैं जब मथुरा में था जी और उसी रात को ये इसरो का रिजल्ट आया था रात के 11 बजे, जी तो जी मैं जी देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब नहीं कुछ सही लगा। मथुरा जाने का आशय क्या था? किसी मित्र दोस्त के यहाँ या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यात्रा शुरू हो गई थी आपकी? लगा कि कुछ रखा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार चलो ठीक है, भगवान की शरण में चलो, कहीं चलते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम। वैसे एक चीज है कि हमको लगता है कि भगवान ने जानबूझ के आपको पहले मथुरा भेजा ताकि आपकी आस्था पूरी तौर पर ईश्वर में हो जाए और इसरो में ज्वाइनिंग करने के बाद आप कुछ और बड़ा कर सके। मुझे जैसा लगता है जीवन में परीक्षाएं हाँ। तो बहुत सारी होती हैं और जो कठिन परीक्षाओं को पार कर लेता है तो मुझे लगता है सारी परीक्षाएं फिर उसके लिए हल्की महसूस होती है। तो हो सकता है ईश्वर ने कुछ ऐसा ही चाहा हो
कि मन में कहीं कोई चीज रही हो, भौतिकता रही हो या बहुत सारी चीजें रही हो कि हम ऐसा करेंगे तो ये भी कर लेंगे, तो ईश्वर ने कहा कि पहले हर्ष जी को इन भौतिकता से दूर करो, उसके बाद फिर इनको राष्ट्र की सेवा में लगाओ। अच्छा, आप ये बताएं हमको कि चूंकि राष्ट्र की ही पृष्ठभूमि पर राष्ट्रवाद कहा जाए, सरस्वती शिशु मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर और राष्ट्रों सर्वोपरि राष्ट्र ही, तो वैश्विक स्तर के संस्थान में बतौर वैज्ञानिक आपने ज्वाइन कर लिया है। इसरो की अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय एक सुंदर छवि है, और जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे तो उसमें और ही अधिक इसकी मान मर्यादा बढ़ी वैश्विक स्तर पर। तो आप इसरो में बतौर वैज्ञानिक राष्ट्र के लिए क्या करना चाहेंगे? आपके मन में ऐसी कौन सी भावना है जिससे अपना देश और अपना राष्ट्र और आगे बढ़ सके? ऐसी कौन सी सोच होगी आपके मन में? सोच यही है सर कि जो भी नॉलेज अभी तक गेन की है मैंने अपने एमटेक में और बीटेक लेवल में, उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करके, जैसे अभी मेरा सिलेक्शन पावर सिस्टम में हुआ है, तो उस फील्ड में सोलर से रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो इन फील्ड्स में आकर के आगे काम करना चाहेंगे और इसमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। मतलब और इसके साथ साथ जैसे रिसर्च में हुआ, सोलर की रिसर्च में रिलेटेड वर्क हुए, तो इन चीज़ों में फील्ड में आकर के आगे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत रुचि भी है, और रुचि होने के साथ साथ ये भी रहेगा कि एक नया लेवल मैं खुद को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके उसको भी दे सकूंगा। निश्चित तौर पर केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर हम कहें तो सौर ऊर्जा की तरफ ज्यादा ही लोगों का इन दिनों ध्यान है। जरूरी भी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है सौर ऊर्जा की तरफ काम हो, और बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और कुछ हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में, चूंकि अब तक प्रारंभ से लेकर के आप इतनी सब कुछ झंझावातों को झेलते हुए इतनी ऊंचाई को आपने प्राप्त किया है, तो देश की सबसे बड़ी समस्या आपकी निगाह में क्या है? सर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हमें बहुत टाइम लग जाता है। जी। जो टेक्नोलॉजी बाहर बहुत जल्दी आती है, जी। वो हम मतलब कि बड़े लोग जैसे या जो आ जा रहे हैं वो जान भी रहे हैं, लेकिन उसको रूट लेवल तक लाते लाते हमें बहुत टाइम बीत जाता है। इतना टाइम बीत जाता है कि दूसरी जगह पे नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाती है। इसमें हम बहुत पीछे हैं सर अभी। वैसे जैसे कि डेनमार्क है सर, वहाँ पे विंड एनर्जी या फिर विंड एनर्जी पे काफ़ी सारे वर्क किए गए हैं। जी। और रिन्यूएबल में काफ़ी सारा वर्क है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत सारी है, काफ़ी समय से वो उन लोग पे काम चल रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करने में ये एक प्रॉब्लम है कि इसको इम्प्लीमेंट करके आगे लाने में बहुत टाइम लग जाता है। सेमीकंडक्टर की बात है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ताइवान चाइना में बहुत आगे हुई है। उसका सबसे बड़ा मार्केट हम है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं है सर। जी। तो ये चीज़ें जब अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत, जी, इसमें फिर अपग्रेडेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता है कि ये एक अगर चीज़ें हमने सुधार ली कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जल्द से जल्द कर सकें। स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट है, हर जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी हमारी रिसर्च उतने लेवल तक अभी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। हम तो इन चीज़ों पे अगर काम करें तो पहुँच सकते हैं सर आगे। हम समझ सकते हैं आपका जो भाव है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए त्वरित गति से काम हो, और उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट में अर्थ की सबसे ज्यादा भूमिका होती है कि चाहे कोई शोध हो या कोई इस तरह की परियोजनाएं हो, उस पर जमीनी स्तर पर काम हो। इसके लिए लोकतांत्रिक देशों में विशेषकर उसकी व्यवस्था का निर्णय लेने, मुझे लगता है निर्णय लेने की क्षमता शीघ्र होनी चाहिए। और अब तो मुझे उम्मीद है कि वर्तमान की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, संघ सरकार, हमारी भारत सरकार, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ तेज है, और आत्मनिर्भर भारत जैसा आपने कहा कि उस ओर ये काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें मदद मिलेगी। और एक सामान्य सी बात है कि हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक देशों में आमतौर पर ये बातें होती हैं कि जो जिसका काम नहीं है वह काम उससे लिया जाना शुरू हो जाता है। ये भी है। जैसे होता है क्या है कि अगर कोई वैज्ञानिक है और
जिस विभाग की जिम्मेदारी वह निर्वहन कर रहा है, उससे संबंधित समस्या अगर उसी संबंधित पद के व्यक्ति के पास जाए तो वह त्वरित गति से उस क्षेत्र में काम होता है। वैसे ही वैज्ञानिक क्षेत्र में भी है, और हमें लगता है कि वर्तमान की सरकार जो आपने बताया आत्मनिर्भर भारत, उसमें इस ओर विशेष काम होगा, ऐसी संभावना है। अच्छा, हम आते हैं सोनभद्र जनपद को लेकर के, क्योंकि आप ओबरा की पृष्ठभूमि से हैं। सोनभद्र में आपको ऐसी कौन सी समस्या लगती है यहाँ पर? सर, सोनभद्र में भी अगर देखा जाए तो अपग्रेडेशन की यहाँ पे भी जरूरत है। जैसे कि सोनभद्र यूपी का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला आ जाता है। जी जी। इतना ज्यादा राजस्व देने के बाद भी हमारे यहाँ अभी भी बहुत क्वालिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत क्वालिटी के मेडिकल कॉलेज, या आप स्कूल लेवल में भी देख लीजिए तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या तो वही एजुकेशन लेवल पे आ जाती है ये कि ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे हम लोग थे सर, हम लोगों को कोटा जाके तैयारी करनी पड़ी। मेरे कई सारे दोस्त कानपुर जाके IIT की तैयारी किया, कोई कोटा गया, कोई दिल्ली गया, बनारस तक आए लोग करने के लिए। लेकिन सोनभद्र में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ के लड़के कई जगह जाकर के फॉरेन तक जाकर के सर्विस दे चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी वो ग्रास रूट लेवल पे हमें वो एजुकेशन अभी भी नहीं मिल पाता है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक के लिए वहाँ पे इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ के लोगों में पोटेंशियल बहुत है। आप सर्च कीजिएगा कभी तो सबसे ज़्यादा एक लिस्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज की कि सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाले यंगस्टर्स कहाँ के आते हैं, तो उसमें सोनभद्र काफ़ी अच्छी रैंकिंग में आया था। जी जी जी। वहाँ के लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं और वो कर भी सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक यही है कि उनके पास रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा की बात है तो एक बात इसी शहर से और जुड़ी है, जो आमतौर पर लोगों में एक इस पर विसंगति बनी रहती है हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंटरमीडिएट तक रहे होंगे, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर और ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज, तो हिंदी मीडियम से ही आपकी शुरुआत रही होगी। तो इसरो के वैज्ञानिक बनने तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका हम सम्मान करते हैं, असदर सम्मान करेंगे भी, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी अंग्रेजी है। तो आप हमको ये बताएं कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस पद तक पहुंचने के लिए हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी, जो आपने शिक्षा पे जोर दिया अभी, कि अंग्रेजी माध्यम होता तो उसमें आसानी होती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अब अंग्रेजी माध्यम होता तो आज के सिनेरियो में जाहिर सी बात है फायदा बहुत अच्छा मिलता। जी जी। और आपको एक पहले से ही एक एज मिल जाती है, पहले से ही एक बेनिफिट मिलने लगता है, चीजें अच्छे से समझ में आती है जब इंग्लिश में रहता है। जी जी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। जी जी। वो उतना बड़ा बैरियर नहीं हो पाएगा कि आपकी टैलेंट या स्किल को छुपा जाए। हाँ जी जी, निश्चित तौर पर। अगर हिंदी में भी है तो भी आप कमाल कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे आमतौर पर लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा अदर लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, इस पे मैं जरूर जोर दूंगा कि क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे एक मतलब अपने इंडिया में भी एक रिकॉग्निशन इंग्लिश का अलग है फिलहाल में, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है आंध्रा, यहाँ पे तेलुगु नहीं आती मुझे, तो काम फिर मुझे को इंग्लिश ही चलाना पड़ता है। थोड़ा बैरियर्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी काम रुक जाए। जी जी। हम विद्यार्थियों के लिए ही कहेंगे कि भारत की जो हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान करें, पर अन्य भाषाओं को भी खूब अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, उसकी कतई उपेक्षा न करें, क्योंकि उससे ही उन्हें आगे और जाने के रास्ते मिलते हैं। एक चीज और सबसे प्रमुख बात हम कहेंगे कि जैसे विद्यार्थी जो दो तरह के विद्यार्थी मिलते हैं, एक के तो अभिभावक सशक्त होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, और एक के अभिभावक उतने सशक्त नहीं होते, अर्थात अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या पढ़ाई में पैसा बाधक बनता है? इसके पीछे आपकी क्या सोच है? ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पैसा हुआ ना, बाहर के और रिसोर्सेज हुए, इन्वायरमेंट हुआ, लैंग्वेज हुआ, ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी रुकावट ये डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हो सकती है सर आपका अपना कॉन्फिडेंस।
जी जी अगर आपके अंदर बल है ना सर, अगर आपके अपने अंदर विश्वास है जी कि हाँ हम कर लेंगे, जी तो सर आपके पास कोई पैसा ना हो या कोई रिसोर्स ना हो, लेकिन फिर भी कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, या आप भी देख सकते हैं, जी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस जी जगह से उठ करके आज वो कहाँ पहुंच गए, कोई रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज वो कहाँ है ये सबको पता है। जो हम तो ये लोग चीज थोड़ी बाधक हो सकती है, लेकिन अगर आपको सारी चीजें सर अंदर ही है, जी जी ये तो अभावग्रस्त चीजें आपको रोक नहीं पाएंगी। बस हमारे अंदर जो भी, दृढ़ इच्छा हो, हमारी इच्छा शक्ति हाँ, हो। सब कुछ और आपका कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है, अंदर की जी शक्ति मजबूत है, तो आप कमाल करेंगे। जी 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 आपने बड़ी अच्छी बात बताई। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हैं, जिन्होंने इन सब चीजों को झेला है, समझा है। और अगर पास्ट की बात करते हैं तो श्रद्धेय हमारे अब्दुल कलाम जी, जो देश के राष्ट्रपति हुए, बचपन में वो जी अखबार बांटा करते थे और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी अब्दुल कलाम जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, सभी वर्ग बिल्कुल समाज के लोग। बिल्कुल। जी जी हर्ष जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।